जय हिंद। जीएस स्टडी एसिस्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 31वीं क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर आ रहा है, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। इससे पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। और जो भी भाई या जो भी बहनें हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ही एग्जाम हो जाएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन हमारा दिया है कि जिंदगी के हाथ नहीं होते लेकिन कभी कभी वो, जिंदगी के हाथ नहीं होते लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। तो आप लोगों से मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, जी जान लगा दीजिए। कहीं आप लोगों को ये पछताना न पड़ जाए कि मैं अगर काश पढ़ ली होती तो आज मेरी नौकरी होती। ठीक ना। आप लोगों को लोग बहुत ताने मारेंगे, इससे बचना है तो मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। यार 30-35 दिन की पढ़ाई करनी है। आप बताइए, आप लोग 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए लगा के आप लोग एएनएम की पढ़ाई की, ठीक ना, एएनएम की आप लोगों ने पढ़ाई कर ली। अब उतना दिन पढ़ लिया आदमी, तो 1 महीना पढ़ना है तो क्या जाता है, 1 महीना पढ़ के नौकरी मिल जाएगी तो आप लोग डॉक्टराइन कहलाएंगी, नर्स कहलाएंगी। तो ये सब सुनने के लिए से बेहतर है कि आप लोग 30 दिन 35 दिन खूब मेहनत कीजिए। आज जब ये सब नहीं सुनना है तो मत मेहनत कीजिए, छोड़ दीजिए पढ़ाई लिखाई, उसी तरह से चले जाइएगा एग्जाम देने। निकलेगा निकलेगा, नहीं निकलेगा मत निकले। तो ये सब मत सोचिए। आप लोगों को कुछ बनना है, कुछ करना है। घर वाले क्या सोचेंगे, दुनिया आप लोगों को बहुत कुछ ताना मारेगी, बहुत कुछ बोलेगी। तो इन सब चीज़ों से आप लोगों को बचना है तो मेहनत करना होगा। 30 से 35 दिन 40 दिन आप लोगों को पढ़ाई करनी होगी। तो खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, ठीक ना। एक क्लास को एक बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा है 2 बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तीसरी बार देखिए, 2-3 बार में तो समझ ही में आ जाएगा। उससे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, ठीक ना। अब चलिए देर न करते हुए, आप लोगों का टाइम जाया न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है कि एक गर्भवती महिला को रात में पैरों में ऐंठन की शिकायत है, संभावती कारण क्या है। एक गर्भवती महिला को रात में न पैरों में ऐंठन की शिकायत है, संभावित कारण क्या है। क्या संभावित कारण क्या है, क्या विटामिन ए की कमी है, या फोलिक एसिड की अधिक मात्रा है, या कैल्शियम की कमी है, या लौह विषाक्तता है। तो क्या है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले का हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो पहले का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसको कैल्शियम की कमी है, किसकी कमी है, कैल्शियम की कमी है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है कि IPHS मानकों के अनुसार एक उपकेंद्र न सब सेंटर की स्थापना के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। क्वेश्चन एक बार और पढ़िए। IPHS मानकों के अनुसार एक उपकेंद्र सब सेंटर न की स्थापना के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, क्या 500 स्क्वायर फीट होना चाहिए, 900 स्क्वायर फीट होना चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट होना चाहिए, 1200 स्क्वायर फीट होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, तो दूसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1200 स्क्वायर फीट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1200 स्क्वायर फीट होना चाहिए। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है कि निम्न में से कौन सा चिन्ह सच्चे प्रसव पीड़ा को दर्शाता है। निम्न में से कौन सा चिन्ह सच्चे प्रसव पीड़ा को दर्शाता है। तो इस ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा चिन्ह है जो सच्चे प्रसव पीड़ा को दर्शाता है। क्या ग्रीवा का लगातार फैलाव, या ग्रीवा में कोई फैलाव नहीं, या अनियमित संकुचन, या आराम से दर्द कम हो जाता है। तो क्या हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो तीसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा चिन्ह सच्चे प्रसव पीड़ा को दर्शाता है, तो ग्रीवा का लगातार फैलाव यही सच्चे प्रसव पीड़ा को दर्शाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर
4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है कि कौन सी रक्त वाहिका हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। कौन सी रक्त वाहिका हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। तो कौन ले जाती है, तो महाधमनी ना, कौन ले जाती है, महाधमनी धमनी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। आप लोग तो तुरंत लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लेकिन क्वेश्चन को पढ़िए पूछ क्या रहा है। कौन सी रक्त वाहिका हृदय से ना, हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। क्या महाधमनी ले जाती है, या पल्मोनरी वेन ले जाती है, या पल्मोनरी आर्टरी ले जाती है, या सुपीरियर वेन ना कावा ले जाती है। तो कौन सा ले जाती है, तो चौथे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पल्मोनरी आर्टरी ले जाती है। कौन ले जाती है, पल्मोनरी आर्टरी ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद तुरंत टिक कीजिए। ठीक ना, चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है कि नाक से खून बहने एक्सपेक्टेशन न की प्राथमिक चिकित्सा क्या है। नाक से खून बहने इपेक्टिक्स की प्राथमिक चिकित्सा क्या है। क्या सिर के नीचे करके सीधे लेटाएं, या सिर पीछे की ओर झुकाएं, या बैठकर आगे की ओर झुके नाक को दबाएं, या गर्म सेक लगाएं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। क्वेश्चन दिया है कि नाक से खून बहने की प्राथमिक चिकित्सा क्या है। तो नाक से खून बहने की प्राथमिक चिकित्सा क्या है। क्या सिर नीचे करके सीधा लेट जाएं, या सिर पीछे की ओर झुकाएं, या बैठकर आगे की ओर झुके नाक को दबाएं, या गर्म सेक लगाएं। तो हमारा राइट आंसर पांचवें का क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर होगा पांचवें का ऑप्शन नंबर सी, बैठकर आगे की ओर झुके नाक को दबाएं ना। तो हमारा राइट आंसर होगा पांचवें का ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है कि 8 सप्ताह ना, क्या दिया है कि 8 सप्ताह गर्भवती महिला को हल्का योनि स्राव है, पहला कदम क्या होगा ना, पहला कदम क्या होगा बताइए जल्दी से। 8 सप्ताह गर्भवती महिला को हल्का योनि स्राव है, तो पहला कदम क्या होगा। तो पहला कदम क्या होगा, क्या तुरंत आयरन की गोलियां शुरू कर देंगे, या स्वस्थ करके घर भेज देंगे, घर भेजेंगे, या पीएचसी रेफर कर देंगे, या तुरंत उच्च केंद्र रेफर करेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आठवें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, तुरंत उच्च केंद्र रेफर करेंगे। क्या करेंगे, तुरंत उच्च केंद्र रेफर करेंगे। हमारा राइट आंसर होगा आठवें का ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है कि आईसीडीएस के तहत गर्भवती महिलाओं को कौन सा अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाता है। आईसीडीएस के तहत गर्भवती महिलाओं को कौन सा अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाता है। क्या मध्य भोजन, या घर ले जाने वाला राशन, या आयरन इंजेक्शन, या फलों की टोकरी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सातवें का, तो सातवें का हमारा राइट आंसर होगा आईसीडीएस के तहत गर्भवती महिलाओं को कौन सा अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाता है, तो घर ले जाने वाला राशन प्रदान किया जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा सातवें का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, पढ़िए। भारतीय संविधान में स्वास्थ्य ना को किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विषय माना गया है। भारतीय संविधान में स्वास्थ्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विषय माना गया है। तो किस माना गया है, क्या आर्टिकल 21, या आर्टिकल 47, या आर्टिकल 15, या 7 टू शेड्यूल स्टेट लिस्ट। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा आठवें का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा ना। क्या होगा, पढ़िए। भारतीय संविधान में स्वास्थ्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विषय माना गया ना, किस
क्षेत्र के अंतर्गत राज्य विषय माना गया। तो ये माना गया किसके? 7th शेड्यूल स्टेट लिस्ट के अंतर्गत माना गया, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा 8वें का ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है कि गर्भावस्था में निम्नलिखित में से कौन सा खतरे का संकेत है। गर्भावस्था में गर्भावस्था में कौन निम्नलिखित में से कौन सा खतरे का संकेत है? क्या भूख का बढ़ना खतरे का संकेत होगा, या टखनों में सूजन, या दृष्टि धुंधली होना, या मॉर्निंग सिकनेस? तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? गर्भावस्था में निम्नलिखित में से कौन सा खतरे का संकेत है? तो कौन सा खतरे का संकेत है? तो ये होता है दृष्टि धुंधिल होना। दृष्टि का धुंधिल होना ही खतरे का संकेत है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 9वें का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया है कि एक मरीज को सर्दी, खांसी और सांस लेने में तकलीफ है। स्पोज ए 86% श्वसन दर 34 प्रति मिनट है। प्राथमिक नर्सिंग कार्य क्या होगा? एक मरीज को सर्दी है, खांसी है और सांस लेने में तकलीफ है, ठीक है ना। स्पोज उसका 86% है। श्वसन दर जो है 34 प्रति मिनट है ना, 34 प्रति मिनट है। 1 मिनट में 34 बार ले रहा है। तो नर्सिंग कार्य क्या होगा? नर्सिंग का कार्य क्या होगा? क्या मौखिक एंटीबायोटिक देगी, या ऑक्सीजन थेरेपी शुरू करे, या एक्सरे के लिए रेफर करे? तो बिल्कुल नहीं होगा। गहरी सांस लेने के लिए प्रोत्साहित करे। क्या गहरी सांस लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है एक नर्स? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब आप लोगों को 2 ऑप्शन में बताना है, बताइए वो क्या करे। क्या मौखिक एंटीबायोटिक देगी, या ऑक्सीजन थेरेपी शुरू करेगी? तो ऑक्सीजन थेरेपी शुरू करेगी, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया है कि किस पोषक तत्व को रक्षक आहार कहा जाता है? किस पोषक तत्व को रक्षक आहार कहा जाता है? क्या कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है, प्रोटीन को, विटामिन और खनिज को, या वसा को? तो किसको कहा जाता है पोषक आहार? किस पोषक तत्व को रक्षक आहार कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? देखिए वसा तो होबे नहीं करेगा। और किसको कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तो किसको कहा जाता है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी होगा ना। क्या होगा? विटामिन और खनिज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विटामिन और खनिज को कहा जाता है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? 11वें का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों को विटामिन के सारे क्वेश्चन तैयार हैं तो कोई बात नहीं। अगर जिस भी बहन को विटामिन के सारे क्वेश्चन तैयार नहीं है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर विटामिन के क्वेश्चन लेते आइए, पढ़ा दीजिए, तो विटामिन के सारे क्वेश्चन में पढ़ा दूंगा। उससे 3-4 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। इसको याद रखिएगा। 3-4 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। तो अगर आप लोगों का तैयार है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं तैयार है तो बता दीजिएगा, मैं अलग से उसका क्लास ले लूँगा सिर्फ विटामिन का। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या दिया है। प्रसवोत्तर देखभाल में एएनएम की मुख्य भूमिका क्या होती है? प्रसव उत्तर देखभाल में एएनएम की मुख्य भूमिका क्या होती है? क्या लोचिया और गर्भाशय के विकास की निगरानी, या नवजात शिशु का टीकाकरण, या पैप स्मीयर परीक्षण, या परिवार नियोजन परामर्श? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12वें का। तो 12वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रसव उत्तर देखभाल में एएनएम की जो मुख्य भूमिका होती है, क्या होती है? लोचिया और गर्भाशय के विकास की निगरानी होती है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या दिया है। डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन अवसाद का सबसे सामान्य लक्षण क्या है? डिप्रेशन अवसाद का सामान्य लक्षण क्या है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या भ्रांति होगा, भ्रम होगा, लगातार उदासी, या उन्माद? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13वें का। क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से पढ़िए, तुरंत आंसर आ जाएगा। डिप्रेशन डिप्रेशन का सबसे सामान्य लक्षण क्या है? क्या भ्रांति है? नहीं। भ्रम है? नहीं। जब भ्रांति नहीं तो भ्रम कैसे होगा? उन्माद है? नहीं। लगातार उदासी डिप्रेशन का कारण बनती है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन
हाल में जब जाइएगा पेपर हाल में, एग्जाम हाल में आप लोग, तो पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, उसका ऑप्शन पढ़िएगा, उसको बाद इन्यूमरेट करना सीखिएगा कौन सा इसमें से नहीं होगा, इस ऑप्शन में कौन सा नहीं होगा। क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो पहले ऑप्शन काटना शुरू कीजिएगा कि तो बिल्कुल नहीं होगा, तो जो इसमें से नहीं होगा पहले उसको काट दीजिएगा, तो एक दो बचेगा उसमें से लगा लीजिएगा कि अब नहीं आ रहा है तो कौन सा लगाएं कि शायद हो जाए हमारा, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया है कि नियासिन विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक ना। तो इसको बता दीजिए, जो बहने विटामिन की क्लास पढ़ी है चाहे उनका विटामिन के सारे क्वेश्चन तैयार हैं वो बताएं जल्दी से कि नियासिन विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है। क्या स्कर्वी होता है, बेरी बेरी होता है, या रिकेट्स होता है, या पिलाग्रा होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 14वें का, तो नियासिन विटामिन B3 के कमी से कौन सा रोग होता है, तो पेलाग्रा होता है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक इसी तरह से अगर आप लोगों का विटामिन का क्वेश्चन तैयार है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं तैयार है तो कमेंट करके हमको बताइएगा, मैं अलग से इसका क्लास ले लूंगा, आप लोगों को 2-3 नंबर 4 नंबर यहीं से मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया है कि मानव विकास सूचकांक HDI के मूल्य मूल्य इसके बीच होते हैं ना। मानव विकास सूचकांक HDI के मूल्य इसके बीच होते हैं, तो क्या 0 से 1 के बीच होते हैं, या 0 से 10 के बीच होते हैं, या 0 से 100 के बीच होते हैं, या 0 से 1000 के बीच होते हैं। तो किसके किसके कितने बीच होते हैं, तो ये होते हैं किसके बीच, 0 से कितने के बीच होते हैं, तो 0 से 1 के बीच होते हैं ना, 0 से 1 के बीच होते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15वें का, ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दिया है कि नर्स दबाव पड़ने पर भी असुरक्षित पर गर्भपात करने से इनकार करती है, यह किसका उदाहरण है, बताइए जल्दी से। नर्स दबाव पड़ने पर भी असुरक्षित गर्भपात करने से इनकार करती है, यह किसका उदाहरण है। क्या सत्यता का उदाहरण है, या अहानिकरता का उदाहरण है, या निष्ठा का उदाहरण है, या न्याय का उदाहरण है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। ये आप लोगों का क्वेश्चन कहाँ से मैं लिया हूँ, आचार संहिता जो आप लोगों का है वहीं से लिया हूँ ना। या आप लोगों का कौन सा पार्ट है, आचार संहिता, ठीक ना, आचार संहिता संहिता वहीं से क्वेश्चन आप लोगों का उठाया हूँ मैं। अब बता दीजिए आप लोग जल्दी से कि नर्स दबाव पड़ने पर भी असुरक्षित गर्भपात करने से इनकार करती है, किसका उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, तो जो ये उदाहरण है ये अहानिकारता का उदाहरण है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ना। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 17, मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चन सभी टॉपिक्स जो 38 आप लोगों की टॉपिक है ना, 38 टॉपिक है ना, 38 टॉपिक से मैं उठाता हूँ क्वेश्चन आप लोगों का ना, कहीं कहीं से उठा लेता हूँ, इसी में से जो आने की संभावना हो, जो इंपॉर्टेंट है उसी को उठाता हूँ। एक तरफ से उठाने का मतलब कि आप लोग एक तरफ से नहीं, उसमें पेपर में आएगा। पेपर में तो 38 जो टॉपिक है आपकी 38 टॉपिक है, तो सभी से ना आएगा क्वेश्चन, है थोड़ा नहीं आएगा कि इधर से 1 नंबर पे 2 नंबर पे 3 नंबर पे जाके 38 नंबर तक लगातार आएगा। आएगा तो सभी में आएगा ना, तो मैं सभी से क्वेश्चन उठाता हूँ, इसलिए कि आप लोगों का सब माइंड इधर उधर दौड़ता रहे तुरंत ना। अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। निम्न में से कौन सा मेनोरेजिया का एक सामान्य कारण है। निम्न में से कौन सा मेनोरेजिया का एक सामान्य कारण है, तो क्या है एक सामान्य कारण। क्या फाइब्रेड गर्भाशय, या एडेनोमाइसिस, या डिफक्शनल गर्भाशय रक्तस्राव, या सभी। तो 17वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये तो सभी हो जाएगा ना, ये तो सभी हो जाएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए क्या दिया है। गर्भाशय से अनियमित चक्रीय रक्तस्राव को क्या कहा जाता है। गर्भाशय से अनियमित चक्रीय रक्तस्राव को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो क्या मेनोरोजिया कहा जाता है, या एपीमेनोरिया कहा जाता है, या मेट्रोरहागिया कहा जाता है, या डिस्मेनोरिया कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो 18वें का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 18वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, मेट्रोरहागिया कहा जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा दिया है कि स्तन के आसपास वसा के महत्वपूर्ण प्रसार में कौन सा
हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? स्तन के आसपास वसा के महत्वपूर्ण प्रसार में कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्या FSH महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्या प्रोजेस्टेरोन प्रमुख भूमिका निभाता है, या टेस्टोस्टेरोन करता है, या एस्ट्रोजन करता है? तो कौन सा करता है? तो 19वें का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19वें का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो ये करता कौन सा है? स्तन के आसपास वसा के महत्वपूर्ण प्रसार में कौन सा ना हार्मोन पूछ रहा है ना, कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये FSH तो निभाई नहीं करेगा। और कौन निभाता है? तो ये देखिए, ये भी नहीं होगा। तो ये दूसरे में से कौन सा हो जाएगा? तो प्रोजेस्टेरोन होगा। कौन होगा? प्रोजेस्टेरोन ना। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए क्या दिया है। 10 वर्ष की आयु से पहले मासिक धर्म ना, 10 वर्ष से पूछ रहा है, 10 वर्ष की आयु से पहले मासिक धर्म चक्र शुरू होने को क्या कहा जाता है? क्या प्रीकोशियम कहा जाता है, या एमेनोरिया कहा जाता है, या डिस्मेनोरिया कहा जाता है, या पोस्ट कोशियम कहा जाता है? क्या पोस्ट कोशियस कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए। 10 वर्ष की आयु से पहले मासिक धर्म चक्र शुरू होने को क्या कहा जाता है? क्या प्रीकोशियम कहा जाता है, या एमेनोरिया कहा जाता है, या डिस्मेनोरिया कहा जाता है, या पोस्ट कोशियस कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है क्या? प्रीकोशियम कहा जाता है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा दिया है कि धंसी हुई आंखें, पीछ के गाल, कम तापमान एवं राइस वाटर स्टूल ना आदि किस बीमारी के लक्षण हैं? बताइए जल्दी से। धसी हुई आंखें, पिचके हुए गाल, कम तापमान एवं राइस वाटर स्टूल आदि किस बीमारी के लक्षण हैं? क्या ये पीलिया के हैं, या डिप्थीरिया के हैं, या मेरेस्मस के हैं, या कोलरा के हैं? तो किसके हैं? किसके हैं जल्दी से बता दीजिए जल्दी से। 21वें का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोलेरा के हैं। किसके हैं? कोलेरा के ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा दिया है कि हैंसन डिजीज किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो हैंसन डिजीज जो है किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो ये तो है सीधे सीधे जान लीजिए कि लेप्रोसी का है ना। तो इसमें ज़्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है, तो आसान आप लोगों को जबान पर होगा, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 23। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा दिया है कि केंद्रीय जन्म एवं मृत्यु पंजीकृत अधिनियम कब पास हुआ था? केंद्रीय जन्म एवं मृत्यु पंजीकृत अधिनियम कब पास हुआ था? क्या 1951 में, 1969 में, 1972 में, 1950 में? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 23वें का? तो 23वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? केंद्रीय जन्म एवं मृत्यु पंजीकृत अधिनियम कब पास हुआ था? तो पास हुआ था कब? ये पास हुआ था 1969 में ना। पास हुआ था 1969 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से पढ़िए क्या दिया है कि भोर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? देखिए कहीं भोर कमेटी लिखा है ना, कहीं कहीं आप लोगों को भोरे कमेटी दे देगा। क्या दे देगा? भोरे कमेटी ना, भोरे कमेटी। तो इससे घबराइएगा मत आप लोग, भोर कमेटी दे या भोरे कमेटी दे। तो भोर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो बहुत हम लोगों का आसान है, तो 1943 में प्रस्तुत की थी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब ठीक, अब जितनी भी हमारी बहनें ने इस ऑप्शन को लगाया है ऑप्शन नंबर ए, वो बहुत महान है, उन लोगों का सबका गलत। ठीक हो गया गलत ना। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन पूछा क्या है कि भोर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत कब की अपनी रिपोर्ट पूछा है। ठीक ना। ये ध्यान से आप लोग पढ़ रहे थे कि रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। तो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कब? बताइए जल्दी से। तो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1946 में। क्वेश्चन पूछ दे कि भोर कमेटी कब आई थी ना, कब आई थी, तब जाके हमारा होगा कब? 1943 होगा। कब होगा? 1943 होगा। ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा दिया है
कि भारत की पहली आंशिक जनगणना कब आयोजित हुई थी। भारत की पहली आंशिक जनगणना कब आयोजित हुई थी, कब हुई थी? क्या 1951, 1872, 1892, 1891? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 25वें का? तो ये 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए ध्यान से। क्या दिया है कि एमटीपी एक्ट कब लागू हुआ था? तो एमटीपी एक्ट तो लागू हुआ था कब? एमटीपी एक्ट जो था वो कब लागू हुआ था? तो एमटीपी एक्ट हमारा जो लागू हुआ था 1971 में। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एमटीपी एक्ट कब लागू हुआ? अगर क्वेश्चन पूछे कि एमटीपी, जितने भी बहने हमारे बी लगाई हैं वो बहुत महान है, उन लोगों का सबका गलत। ठीक, एमटीपी एक्ट कब आया? कब आया? ठीक ना, कब आया था? तो कब आया था? तो आया था 1971 में। क्वेश्चन में पूछा क्या है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि एमटीपी एक्ट कब लागू हुआ। कब पूछा था? पूछा है एमटीपी एक्ट कब लागू हुआ, तो लागू हुआ था 1972 में। आया था 1971 में, लागू हुआ 1972 में। ठीक ना। कब लागू हुआ, किस अप्रैल को लागू हुआ, बता दीजिए जल्दी से। आप लोग अप्रैल में कब ये लागू हुआ था, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 26 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 1972 में लागू हुआ था, 1971 में एमटीपी एक्ट आया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए क्या दिया है कि पोलियो वायरस के मानव शरीर में प्रवेश का रास्ता है। पोलियो वायरस के मानव शरीर में प्रवेश का रास्ता है, तो क्या रास्ता है? अंतःग्रहण है या टीकाकरण है, यौन संपर्क है, उपरोक्त सभी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 27वें का हमारा राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। देखिए यौन संपर्क तो होबे नहीं करेगा, तो जब ये नहीं होगा तो डी भी कट जाएगा हमारा। ऑप्शन बचा 2, अंतःग्रहण होगा या टीकाकरण होगा। तो टीकाकरण तो होबे नहीं करेगा, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 27 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए क्या दिया है कि एक बच्चा आमतौर पर किस उम्र में रेंगना शुरू करता है। तो बहुत आसान है, बता दीजिए। एक बच्चा आमतौर पर किस उम्र में रेंगना शुरू करता है? क्या 4 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में या 12 महीने में? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक बच्चा आमतौर पर किस उम्र में रेंगना शुरू करता है, तो इस ऑप्शन के थ्रू हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन के थ्रू क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 7 से 10 महीने के बच्चे जो हैं वो रेंगना शुरू कर देते हैं ना, रेंगते हैं। लेकिन पूछा क्या है कि एक बच्चा आमतौर पर किस उम्र में रेंगना शुरू करता है ना, शुरू करता है। तो 7 के करीब हमारा 6 है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से क्वेश्चन कभी घुमा सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए क्या दिया है कि यदि ऑटोक्लेव न उपलब्ध न हो तो, यदि ऑटोक्लेव उपलब्ध न हो तो सिरिंज और सुई को कितने देर तक उबालना चाहिए? तो कितने देर तक उबालना चाहिए, बता दीजिए जल्दी से। यदि ऑटोक्लेव उपलब्ध न हो तो सिरिंज और सुई को कितने देर तक उबालना चाहिए? क्या 5 मिनट तक उबालना चाहिए या 10 मिनट तक या 15 मिनट तक या 30 मिनट तक? तो बहुत आसान है, 15 मिनट तक उबालना चाहिए। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 पर ये क्या दिया है। एक नर्स रोगी की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से बचती है, यह किसका पालन करती है? ठीक ना। एक नर्स रोगी की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से बचती है, यह किसका पालन करती है? तो क्या यह किसका पालन करती है, बताइए जल्दी से। यह किसका पालन करती है? तो ईमानदारी का पालन करती है, तुरंत ही आप लोगों को लगाएंगे। तो ईमानदारी का पालन नहीं करती है, गोपनीयता का पालन करती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तुरंत आंसर निकल के आएगा। एक नर्स रोगी की फोटो ना सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से बचती है, यह किसका पालन करती है? तो यह गोपनीयता का पालन करती है। किसी रोगी को बताना नहीं चाहती है कि यहाँ पे रोगी भर्ती है, कोई मार देगा, कोई काट देगा, चाहे कुछ और हो जाएगा बातें, इसलिए इस गोपनीयता को मतलब गोपनीयता से क्या करती है? पालन करती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी? क्लास अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा अपने तरफ से, अगर अच्छी लगी हो तो, नहीं अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं। और जो भी बहनें हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, जैसे एग्जाम हो जाएगा कि अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि 30 में कितने सही हुए हैं। थोड़ा लिखिएगा तो बोल दीजिएगा 30 में सर हमारे इतने सही हुए हैं। ठीक ना, 30 में आप लोगों को 29 हो, 20 हो, 5 हो, 10 हो, जितना हो बोल दीजिएगा सर हमारे 30 में उतने इतने सही हुए हैं। ठीक ना, हमको जरूर बताइएगा, इससे मैं अनुमान लगाऊंगा कि आप लोगों की तैयारी किस तरह की है, किस तरह के क्वेश्चन को तैयार करवाना है आप लोगों को। ठीक ना, ये हमको जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक कमेंट में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।